हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेस्ट क्विज। टेस्ट क्विज में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। आज आपके सामने बहुत ही हिंदी का हम एक टॉपिक लेके चल रहे हैं जो कि है समास। हर सारे कंपटीशन एग्जाम्स में आपको समास से क्वेश्चन देखने को मिलता ही है और अक्सर हमें समास से प्रॉब्लम हुआ करती है कि ये कौन से टाइप का समास है, इसमें कौन सा समास छुपा हुआ है, हमें समास विग्रह करने में ऐसा हमें हमेशा दिक्कत देखने को मिलती है। आज हम इस टॉपिक को डील करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि समास क्या है। ठीक है, समास का मतलब ही है संक्षेप या संक्षिप्त रूप। ठीक है, समास का क्या अर्थ होता है? जैसे कि संधि दो वर्णों का मेल होता है, उसी तरह जो समास है वो दो शब्दों का मेल होता है। ठीक है, वर्ण क्या होते हैं? जैसे क ख ग घ, ये सब क्या है? ये वर्ण है। और शब्द जैसे कि रसोई और घर, इन दोनों को हम मिलाएं तो वो क्या होगा? रसोई घर, रसोई के लिए घर, है ना। इसे ही हमें संक्षिप्त में हम इसे समास के रूप में दर्शा देते हैं और इसी का जब हम विग्रह कर देते हैं, समास विग्रह कर देते हैं, ठीक है, उनका अर्थ को और एक्सप्लेन कर देते हैं। जैसे रसोई घर है तो उसका समास विग्रह क्या हो गया? रसोई के लिए घर। ठीक है, तो ये क्या हो गया? उसका समास विग्रह। तो समास क्या है? दो पदों शब्दों का ऐसा संक्षिप्त रूप है, दो पदों का, हमेशा इसमें आपको दो पद देखने को मिलेंगे, दो पदों का ऐसा संक्षिप्त रूप है जो अपने पद के समान ही अर्थ रखेंगे। जैसे कि मैं फॉर एग्जाम्पल लेती हूँ रसोई घर, तो रसोई घर में आप क्या देखेंगे कि रसोई के लिए घर। आप देख रहे हैं जैसा कि उसका पद है, उसमें रसोई और घर दो पद हैं। ठीक है, तो दोनों पद से हमको उसका अर्थ क्या मिल रहा है? जो उसमें उस पद के समान ही वो अर्थ रख रहा है। तो समास का काम क्या है? वो क्या करता है? दो शब्दों को, दो पदों को संक्षिप्त कर देता है। ठीक है, और समास विग्रह क्या है? उन्हीं पदों को वो अलग अलग कर देता है। आपको ये क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अब हम आगे आते हैं समास के प्रकार के बारे में। समास कितने प्रकार के होते हैं? ऐसा तो हम देखें तो समास 6 प्रकार के होते हैं। आपका तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, अव्ययी भाव समास और बहुव्रीहि समास। हम जब समास देखते हैं तो उस कड़ी में जो तत्पुरुष समास से ही कर्मधारय समास और जो द्विगु समास है उसका उद्भव माना जाता है। इसलिए हम ये आज देखेंगे तत्पुरुष समास और कर्मधारय समास और द्विगु समास क्या है। समास जब भी हमारे सामने आता है तो हमें सबसे पहले पहचानने के लिए दिया जाता है कि यह किस प्रकार का समास है या इसका समास विग्रह कैसे होगा। आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि तत्पुरुष समास। ठीक है, तत्पुरुष समास इसमें क्या है? दूसरा पद जो होता है, इसका जो दूसरा पद होता है वो उत्तर पद, जैसे दूसरा पद को ही हम उत्तर पद कहते हैं, वो प्रधान होता है। कोई भी समास है, ठीक है, कोई भी पद है उसमें दो पद होंगे। पहला पद को आप पूर्व पद या पहला पद बोल दीजिए और दूसरा पद को जैसे कि रसोई घर। ठीक है, तो रसोई क्या है? पहला पद है और जो घर है क्या है? वो दूसरा पद है। तो दूसरा पद क्या होता है? इसमें प्रधान होता है। हमेशा इस तत्पुरुष समास को पहचानने के लिए इसका आपको एक ट्रिक है, ये आपको पहचान करने की कि दोनों पदों के बीच कारक चिन्ह का लोप हो जाता है। कारक चिन्ह क्या है? कारक चिन्ह कर्ता ने वाला नहीं होता, इसमें कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से, ठीक है, संबंध का के की, अधिकरण में पर। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं कि जो तत्पुरुष समास है उसमें हमेशा कारक चिन्ह का लोप हो जाता है। ठीक है, और कैसे लोप होता है? जब इसका समास बनाया जाता है, समास संक्षिप्त किया जाता है तो लोप हो जाता है, और जब इसका समास विग्रह किया जाता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, जब इसका समास विग्रह किया जाता है तो वो कारक चिन्ह पुनः वापस आ जाते हैं। आइए देखते हैं। इसी आधार पर तत्पुरुष समास को भी 6 तरह से बांटा जाता है। जैसे कि प्रथम तत्पुरुष समास, इसमें कर्म से रिलेटेड, जैसे कि परलोक गमन। ठीक है, इसका पहला पद है परलोक और दूसरा पद है गमन। इसको हम लोग के बीच इसमें कौन सा कारक चिन्ह छुपा हुआ है? तो आप देख पा रहे हैं इसमें परलोक को गमन, मतलब कि जो को है ना, जो को है वो कारक चिन्ह आपको इसमें छुपा हुआ दिख रहा है। ठीक है, तो ये कर्म है, कर्म को,
है ना। तो ये कौन सा है, तत्पुरुष का कर्म तत्पुरुष समास, या फिर इसको आप लोग प्रथमा या द्वितीय ऐसे करके आगे हम नाम देते हैं। विद्याहीन, इसका पहला पद है विद्या और ये क्या है, हीन। विद्या से हीन, कर्ता ने कर्म को करण से, आपको ये दिख रहा है करण से, ठीक है। तो इसमें कौन सा कारक चिन्ह लोप हो गया है, विद्या से हीन। देश भक्ति, देश और भक्ति, तो क्या है, दो पद है इसमें, देश और भक्ति, तो देश के लिए भक्ति, संप्रदान के लिए, इसमें संप्रदान कारक विभक्ति छुपी हुई है, ठीक है। जन्मांध, जन्म से अंधा, अपादान से, इसमें अपादान कारक विभक्ति यहाँ पे छुपी हुई है। राष्ट्रपति भवन, ठीक है, राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति और भवन, तो राष्ट्रपति का भवन, इसमें संबंध कारक विभक्ति जो है वो छुपी हुई है। घुड़सवार, ठीक है, तो घोड़े पर सवार, पर अधिकरण, अधिकरण वाली कारक विभक्ति इसमें छुपी हुई है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि तत्पुरुष समास में जो कारक चिन्ह होते हैं उनका लोप हो जाता है, और जब हम समास विग्रह करते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं इन एग्जाम्पल्स में, जब हम समास विग्रह करते हैं तो वो जो कारक चिन्ह है पुनः वापस आ जाते हैं। तो इस तरह से कभी भी आपको को, से, के लिए, से, का, पर, मतलब कि कारक चिन्ह देखने को मिले समास विग्रह करने पर, तो आप समझ जाएंगे कि वह तत्पुरुष समास है। और किस प्रकार का तत्पुरुष समास है ये समझने के लिए आपको कारक चिन्ह पता होना चाहिए कि कर्ता ने, तो ने जो है वो कर्ता तत्पुरुष समास होगा। कर्म को, तो ये को वाला वर्ड आएगा तो आप कर्म समझ जाएंगे। करण से वाला आएगा तो आप करण वाला समझ जाएंगे। के लिए, संप्रदान के लिए, ठीक है, से अपादान से, ठीक है, संबंध का, के, की, और ये अधिकरण में, पर, ठीक है। इससे आपको तत्पुरुष समास, आप समास विग्रह करके उसको आप बिल्कुल क्लियर कर सकते हैं, और इसका पहचान करने का यही तरीका है कि आप इसका समास विग्रह कीजिए। अगर इसके बीच में आपको कारक चिन्ह छुपा हुआ मिलता है तो ये क्या है बच्चों, ये क्या है, ये है तत्पुरुष समास। आई होप आपको तत्पुरुष समास क्लियर हुआ होगा। तत्पुरुष समास से ही निकला हुआ है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में क्या होता है, इसमें भी दो पद होते हैं, लेकिन एक पद होता है विशेषण और दूसरा होता है विशेष्य। विशेषण क्या होता है, विशेषण वो शब्द हैं जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, है ना, और विशेष क्या है, जिसकी विशेषता बताई जाती है वो क्या हो जाएगा, विशेष हो जाएगा। तो इसमें कैसा मिलेगा आपको संबंध, हमेशा विशेषण, विशेष या उपमेय या उपमान का हमेशा आपको संबंध देखने को मिलेगा। इसका पहचान आपका हमेशा ये रहेगा, जब भी आप समास विग्रह करेंगे, जब भी आप समास विग्रह करेंगे आपको है, जो, के समान, रूपी, ऐसा कुछ बीच में समास विग्रह करने पर देखने को मिलेगा। आइए देखते हैं कैसे। जैसे कि एग्जाम्पल है कमल नयन, तो कमल के समान नयन, तो कमल के समान नयन, यहाँ पे आपको विग्रह करने पर क्या देखने को मिल रहा है, के समान, तो कमल के समान नयन, है ना। यहाँ पे क्या है, विशेषण है कमल, ठीक है, और नयन एक विशेष्य है, तो नयन की विशेषता बताई जा रही है कि वो कमल के समान है, ठीक है। तो विशेषण और विशेष्य का जो संबंध अगर आपको देखने को मिल रहा है तो वो आपका होगा कर्मधारय समास। पीतांबर, पीला है जो अंबर, यहाँ पे पहचानने को मिल रहा है आपको, है जो, जैसे आपको दिखेगा है जो, के समान। स्त्री धन, स्त्री रूपी धन, तो आप लोगों को समास विग्रह करने के समय ये जो पहचान मैं बोल रही हूँ, है जो, है ना, के समान, रूपी, ऐसा हमें देखने को मिल रहा है। इसका मतलब है कि उसके अंदर कर्मधारय समास छुपा हुआ है, और विशेषण और विशेष्य तो हमको देखने को ही मिल जाएगा, है ना, उपमेय उपमान की तुलना जैसे हमको देखने को मिलेगा, तो उन शब्दों में, उन पदों में कर्मधारय समास छुपा हुआ रहता है, ठीक है। आइए आगे, नेक्स्ट है आपका द्विगु समास। द्विगु समास में हमेशा द्विगु, जैसे कि गु से ही समझ आ रहा है, एक गु, दो गु, ऐसे करके हम काउंट करते हैं कभी कभी, है ना, तो द्विगु से यहाँ पे हम ये हमेशा समझ लेंगे कि जो उसका पहला पद होता है, गु मतलब गुणा, है ना, तो पहला पद क्या होगा, हमेशा संख्यावाची होगा। वो क्या करेगा, हमेशा नंबर को रिप्रेजेंट करेगा, आपको नंबर दिखाएगा हमेशा, और जो दूसरा पद होगा वो प्रधान होगा, वो उसका
ग्रुप बताएगा, ठीक है। और समस्त पद जो है वो एक कंप्लीट ग्रुप को हम लोगों को बताएगा, ठीक है। जैसे कि चौराहा, एग्जाम्पल है आपका चौराहा। तो चौराहा में पहला पद क्या है? 4, और पहला पद मैंने कहा था कि वो संख्यावाची होगा। तो क्या ये आपको दिख रहा है? 4 में क्या है? संख्यावाची है। तो ये 4 क्या है? संख्यावाची। और राह, राह क्या होगा आपका? वो प्रधान शब्द है, मतलब कि 4 राहों का समूह। 4 राहु मतलब कोई 4 राहों का जो समूह होगा उसे ही हम क्या कह देते हैं? उसे ही हम कह देते हैं चौराहा। तिरंगा, ठीक है, 3 रंगों का समूह, तो हम इसे क्या कहेंगे? 3 रंगों का समूह। तो 3 क्या है यहाँ पे? 3 क्या है? आपको संख्या बता रहा है, और रंग क्या है? ठीक है, रंग उसका प्रधान है, मतलब कि 3 रंगों का समूह जो बता रहा है वो क्या होगा? तिरंगा। इसी तरह से और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हमें देखने को मिलता है, जैसे कि चतुर्भुज, 4 भुजाओं का समूह। अठन्नी, 8 आनों का समूह, है ना, ठीक है। और भी हम एग्जाम्पल्स ले सकते हैं, जैसे कि पंचामृत, 5 अमृतों का समूह, है ना। और जैसे कि नवरात्रि, 9 रातों का समाहार, है ना। तो जैसे हमें कभी भी संख्या जैसे स्टार्टिंग में देखने को मिल गया ना, तो हम समझ जाएंगे कि वहां पे द्विगु समास है, और जो दूसरा पद है वो उसका समूह बताएगा। तो आज हमने क्या देखा है? तत्पुरुष समास देखा, जिसमें कारक चिन्हों का लोप हो जाता है। अगर कर्मधारय समास पहचानना है तो हम इसकी पहचान है जो, के समान, रूपी, ऐसे देख के हमें समझ आ जाएगा। और द्विगु समास जब भी हम देखेंगे तो हमें क्या होगा? संख्यावाची के रूप में अगर पहला पद हमें देखने को मिल रहा है तो हम पहचान जाएंगे कि द्विगु समास है। आगे हम देखते हैं, आगे की क्लास में हम देखेंगे द्वंद्व समास, आपका अव्ययी भाव समास और बहुब्रीहि समास। देख रहे थे समास, ठीक है। समास में हमने तत्पुरुष समास, द्विगु समास और कर्मधारय समास को देख लिया है। अब आज हम देखने वाले हैं द्वंद्व समास, अव्ययी भाव समास और बहुब्रीहि समास, ठीक है। तो द्वंद्व समास पहचानने के लिए आप लोगों के लिए एक ट्रिक है, ठीक है। द्वंद्व का मतलब क्या होता है? पुराने जमाने में जब लोग आपस में प्रतिस्पर्धा करते थे, फाइट करते थे, ठीक है, उनके बीच कंपटीशन हुआ करता था, तो उसके लिए द्वंद्व शब्द का यूज होता था। तो आप ये सोचिए, किसी के बीच में प्रतिस्पर्धा होगी, कंपटीशन होगा, तो वो दोनों इक्वल होने चाहिए, तभी तो उनके बीच फाइट हो सकता है। तो द्वंद्व समास में आप ये समझ लिए, हमेशा द्वंद्व का मतलब होता है प्रतिस्पर्धा, और प्रतिस्पर्धा का मतलब होता है कि दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो हमेशा याद रखिए कि द्वंद्व समास में जो दो हैं वो दो पद होते हैं, ठीक है, समास में, तो दोनों ही पद एक दूसरे के विपरीत होंगे, ठीक है, एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे, और दोनों ही उतने ही स्ट्रांग होंगे, ठीक है। जैसे कि और जब भी हम इनका वो देखते हैं, बीच में योजक चिन्ह हमको देखने को मिलता है, जैसे कि आप यहाँ पे बीच में एक डैश चिन्ह देख पा रहे हैं, ये क्या है आपका? योजक चिन्ह, ठीक है। और हम क्या बोलते हैं? जब भी इसका समास विग्रह होगा, ठीक है, ये योजक चिन्ह है, इसका समास विग्रह होगा तो बीच में और, अथवा, या, एवं ऐसे शब्द आपको देखने के मिलेंगे, ठीक है। तो आप हमेशा समास विग्रह करके आप पहचान सकते हैं कि ये कौन सा समास है। आइए देखते हैं इसका एग्जाम्पल। जैसे कि एग्जाम्पल है पाप पुण्य, पाप और पुण्य, ठीक है, सुख दुख, सुख और दुख, दिन और रात, इसके अलावा और भी, जैसे मैं एग्जाम्पल लेती हूँ माता पिता, तो माता और पिता, ठीक है, भाई बहन, भाई और बहन, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, आपको द्वंद्व समास अगर पहचानना है तो वो दोनों क्या होंगे? एकदम दोनों ही पद क्या होंगे? इक्वल होंगे, बीच में योजक चिन्ह होगा, और जब भी हम उनका समास विग्रह करेंगे तो हमें बीच में और, अथवा, या और एवं देखने को मिलेगा। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा कि द्वंद्व समास हम कैसे पहचानते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अव्ययी भाव समास, ठीक है। अव्ययी भाव समास क्या होता है? अव्ययी मतलब अव्यय, ठीक है। अव्यय ऐसा शब्द होता है जिसके और खंड नहीं किए जा सकते, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? अव्ययी भाव समास पहचानने का सबसे मेन ट्रिक यही है आपका कि आपको क्या करना है, पहले तो आप समास विग्रह कीजिए, ठीक है। उसका पहला पद जो होता है वो अव्यय होता है और या फिर उपसर्ग होता है, तो आप उसको देखते ही पहचान सकते हैं कि ये अव्ययी भाव समास है। जैसे कि हम एग्जाम्पल लेते हैं,
प्रतिदिन, प्रतिदिन का आप क्या करेंगे, प्रति और दिन, अलग अलग समास विग्रह कीजिए। इसका मतलब क्या है, प्रत्येक दिन। तो प्रति कैसा है, प्रतीक उपसर्ग दिख रहा है आपको, तो आप जान सकते हैं कि ये अव्ययी भाव समास है। भर पेट, पेट भर कर, ठीक है, हम इसका समास विग्रह कर रहे हैं तो भर में आप देख सकते हैं कि वो क्या है, एक अव्यय है या फिर उपसर्ग भी कह सकते हैं हम लोग, है ना। तो ये क्या है, अव्ययी भाव समास। हाथों हाथ, ठीक है, कुछ ऐसे ही शब्द हमें मिलते हैं, हाथों हाथ और धर्मो धर्म, ठीक है, नहीं सॉरी धर्मो धर्म नहीं होगा, हाथों हाथ। तो ये क्या है, हाथ ही हाथ में, ठीक है। निडर, नी डर, मतलब कि नी से आपको दिख रहा है कि उपसर्ग है यहाँ पे, डर के बिना। तो आपको अव्ययी भाव समास क्लियर हुआ। इसके पहचानने का ट्रिक क्या है, इसके पहचानने का ट्रिक ये है कि आपको ये देखना है कि जो पहला पद है वो अव्यय है या फिर उपसर्ग है। तो आप इजीली जान सकते हैं कि वो कौन सा समास है, वो है अव्ययी भाव समास। क्लियर। नाउ अब सबसे इंपॉर्टेंट बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास में हम अक्सर कंफ्यूज हो जाया करते हैं कि ये कौन सा समास है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं कर्मधारय समास से भी मिला जुला हुआ होता है और कहीं ना कहीं ये द्विगु समास से मिला होता है। तो बहुब्रीहि समास क्या, सबसे मेन आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी इसका समास विग्रह करेंगे, आप जब भी इसका मीनिंग निकालेंगे, ये कोई और अर्थ देता है, ये कोई और अर्थ देता है, तो हम इससे पहचान जाएंगे कि ये क्या है, बहुब्रीहि समास है। ठीक है, इसमें क्या है, कोई पद प्रधान नहीं होता, दोनों पद ही मिलकर कोई और अर्थ हमें देते हैं, हमें कोई और अर्थ देते हैं। फॉर एग्जाम्पल लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, मतलब जिसका पेट लंबा है, पेट बड़ा है, तो कौन है वो है गणेश जी। तो आप देख पा रहे हैं लंबोदर, इसका अर्थ कुछ और निकला और मीनिंग कुछ और है कि इसका अर्थ क्या है, गणेश जी। चक्रपाणी, चक्र है हाथ में जिसके, किसके हाथों में चक्र होता है, तो श्री कृष्ण के हाथों में चक्र होता है। ठीक है। त्रिलोचन, तीन है लोचन जिसके, तीन नयन किसके हैं, वो है शिव जी। ठीक है, तो जब भी आप इसका समास विग्रह करेंगे तो आप क्या देखेंगे, आप ये देखेंगे कि वो कोई और अर्थ दे रहा है। दशानन, दश है आनंद जिसके, जिसके 10 सिर है, कौन है वो, रावण। चतुरानन, 4 है आनंद जिसके, किसके 4 सिर होते हैं, ब्रह्मा जी। वीणा पाणी, वीणा है जिनके हाथों में, किनके हाथों में वीणा होती है, सरस्वती माँ। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग देख पा रहे हैं कि जब भी हम बहुब्रीहि समास देखते हैं, उसका समास विग्रह करते हैं, तो समास विग्रह करने पे हमें कुछ और ही अर्थ मिलता है, वो कुछ और ही होता है। तो अब अक्सर हमें ये देखने को मिलता है कि बहुब्रीहि समास जो है और कर्मधारय समास और द्विगु समास आपको कुछ अलग डिफरेंस देता है, लेकिन मैं आपको हमेशा यही सजेस्ट करूंगी कि जब भी आपको समास पहचानना है, पहले उसका समास विग्रह कीजिए। अगर आप कंफ्यूज है, बहुब्रीहि है, कर्मधारय है, जैसे कि चतुरानन, इसमें जैसे आप संख्यावाची द्विगु समास है, ठीक है, 4 भी आ रहा है मैम आप बोलेंगे, है ना, तो फिर आप बिल्कुल चतुरानन है तो आप मोस्ट प्रेफरेबल आंसर जो होगा आपका वो क्या होगा, आप बहुब्रीहि समास ले सकते हैं, क्योंकि चतुरानन मतलब कोई और अर्थ वो ब्रह्मा जी को ही दे रहा है। फॉर श्योर अगर ऑप्शन में बहुब्रीहि समास नहीं है तो आप द्विगु समास बिल्कुल ले सकते हैं। ठीक है, कि संख्यावाची है और दूसरा पद जो है वो समूह को रिप्रेजेंट करेगा। तो इस तरह से अगर आप लोगों को बहुब्रीहि, कर्मधारय और द्विगु में अगर आता है आंसर, ठीक है, अगर आपको ऑप्शन कंफ्यूज करता है तो आप हमेशा बहुब्रीहि समास को ही ज्यादा प्रेफर करेंगे। किसी भी समास को पहचानने के लिए पहले उसका समास विग्रह कीजिए। मैंने आपको ट्रिक में सारे पहचान बताए हैं कि कौन सा समास में हम किस तरह से उसको पहचान सकते हैं। मैं आपको फिर से रिकॉल कराती हूँ, तत्पुरुष समास में हमेशा कारक चिन्ह का लोप हो जाता है। ठीक है, आप समास विग्रह करेंगे, आपको वो कारक चिन्ह दोबारा मिल जाएगा, आप पहचान जाएंगे कि वह तत्पुरुष समास है। ठीक है, दूसरी बात कर्मधारय समास। कर्मधारय समास का जैसे ही समास विग्रह करेंगे आप, तो आपको क्या मिलेगा कि समान है जो, ऐसा करके आपको बीच में समास विग्रह करने को मिलेगा। ठीक है, समास विग्रह करने पर वो शब्द आएंगे तो आप समझ जाएंगे कि ये कैसा समास है, ये कर्मधारय समास है। द्विगु समास बहुत ही इजी है, जैसा कि पहले ही आपको उसका नंबर मिल जाएगा, पहला पद जो होगा वो संख्यावाची होगा, तो आप समझ जाएंगे कि वो कैसा समास है, वो द्विगु समास है। द्वंद्व समास आपको पता है, द्वंद्व मतलब की प्रतिस्पर्धा। ठीक है, दोनों बराबर होंगे, बीच में योजक चिन्ह होगा। समास विग्रह करने पर आपको और, अथवा, या, एवं ये सब देखने को मिल जाएगा। क्लियर। उसके बाद हमने देखा अव्ययी भाव समास।
अव्ययी भाव समास में पहला पद जो पहचानने का आपका ट्रिक क्या है, पहला पद जो है वो उपसर्ग होगा या अव्यय होगा, ठीक है। बहुव्रीहि समास में आपको समास विग्रह करना है, वो अगर कोई और अर्थ रिप्रेजेंट करता है, कोई और अर्थ बताता है तो वो बहुव्रीहि समास होगा। ये था आपका समास का पूरा कंप्लीट ट्रिक लेक्चर। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। थैंक यू।